बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने यूट्यूब चैनल फ़ारूक यूसुफ ऑफिशियल पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे मुल्क के चंद अहम मसाइल जो आज की तारीख़ में हमारे सामने हैं उनके ऊपर। बुनियादी तौर पर हम अपनी सियासी मुआशी तारीख़ के बदतरीन दौर से बदकिस्मती से गुज़र रहे हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अरसा दराज से हम एक्चुअली इस मुश्किल दौर से निकले ही नहीं। अगर हम ये कहें कि हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, एक्चुअली हम पे अच्छा दौर अरसा दराज से आया ही नहीं, और शायद हमारी नस्ल को पता ही नहीं कि अच्छा दौर होता कैसा है, क्योंकि जब से होश संभाला है तब से यही देख रहे हैं पॉलिटिकल क्राइसिस अच्छा दौर आने वाला है, कर्जे, लोड शेडिंग, पॉलिटिकल क्राइसिस। ये क्राइसिस कब ख़त्म होंगे इसका तो किसी को अंदाज़ा नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में एक दफ़ा फिर हमारी सियासी तारीख़ में एक कशमकश हुकूमत और अपोजिशन में जारी है। अपोजिशन में एक बहुत बड़ी जमात पीटीआई इस वक्त जंग लड़ रही है अपने तई जमहूरियत की और अपने कायद को जेल से निकालने की, जबकि दूसरी तरफ एक हुकूमत है जिसको इस वक्त मुल्क के मजबूत इदारों की बैक हासिल है, उनको उनकी सपोर्ट हासिल है, और बकौल हुकूमती अहदेदारों के वो मुल्की इदारों के साथ एक पेज पे हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत को अपनी पाँव लड़खड़ाते हुए महसूस होते हैं। उसकी क्या वजूहत हैं, इसमें हम इस वीडियो में, इस व्लॉग में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या इकदाम कर रही है, और इमरान खान और उनकी जमात क्या क्या इकदाम सोच के बैठे हैं कि वो करेंगे। हुकूमत की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि वो अपना टेन्योर पूरा करें, जबकि इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तौर ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह ये हुकूमत चलती बने, नया इलेक्शन हो और उनको इक़्तिदार मिले। दोनों ही जानिब कई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कई नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आइए उन पर डिस्कशन करते हैं। पहली बात तो ये नाज़रीन, जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि अच्छे हालात तो आए कोई नहीं, बुरे हालात इस तरह से रहे कि पहले बुरे थे, फिर और बुरे, फिर और बुरे, और अब बदतरीन हो गए। और इन बदतरीन हालात में आलम ये है कि लोग भूख से मर रहे हैं। हुकूमती रिपोर्टें कह रही हैं कि मुल्क में महंगाई की शरह कम हो रही है, गरीब कह रहा है कि उसकी ज़िंदगी कम हो रही है, उसके वसाइल कम हो रहे हैं, उसके मसाइल बढ़ रहे हैं। अब इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है ये फैसला तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये देखेंगे कि हुकूमत जो कि ये कहती हुई पाई जाती है कि हम इदारों के साथ और ताकतवर इदारों के साथ एक पेज पे हैं और हमें कोई इस वक्त हिला नहीं सकता, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो एक इत्तेहादी हुकूमत जो मुख्तलिफ इत्तेहादियों के सहारे खड़ी है, वो अपने आप को मजबूत हुकूमत कह रही है। और मजबूत हुकूमत कहते हुए शायद उनके वज़रा और उनके साथियों की ज़ुबान भी लड़खड़ा जाती है, क्योंकि कहीं वो जानते हैं कि वो मजबूत नहीं हैं, कहीं कोई ऐसे रखने हैं, कोई ऐसे मसाइल हैं कि उनको पता है कि वो मजबूत नहीं हैं और किसी वक्त भी उनको जाना पड़ सकता है। यूँ कहिए कि सियासत के मैदान में हर कोई अपनी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। ये लग ही नहीं रहा कि मुल्क के लिए भी कोई इस वक्त कोशिश कर रहा है। अगर हुकूमत में देखें तो एक तरफ छोटा भाई मुल्क में प्राइम मिनिस्टर है, तो बड़ा भाई इस कोशिश में है कि आइंदा प्राइम मिनिस्टर वो कैसे बनेगा, और पिछली दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सका, और उससे भी पिछली दफ़ा उसको निकाला क्यों गया, और उससे भी पिछली दफ़ा उसकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करके क्यों गिरा दिया गया। जबकि छोटा भाई कोशिश में है कि किसी तरह से वो अपनी मुखालिफ सियासी पार्टियों के अताब से बच सके, केसेस से बच सके, और उनके खिलाफ जो केसेस का अंबार लगा था उनसे उनको बचना कैसे था। लिहाजा उन्होंने और उनकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत एक रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी अपनाई, जिसके नतीजे में वो हुकूमत में हैं आज, जिसके बारे में कंट्रोवर्सी पाई जाती है कि फॉर्म 47 और 45 की कंट्रोवर्सी में इनको ज़बरदस्ती हुकूमत के ऐवानों में पहुंचाया गया, वरना इनके साथी भी जानते हैं कि ये लोग करप्शन की पैदावार हैं। इसलिए पार्टी के अंदर ही एक कशमकश की फ़ज़ा कायम है। एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं तो दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं।
यानी पार्टी में, और तीसरी कुव्वत वो उनके दरीना पुराने साथी हैं जो उस पार्टी के, उस ख़ानदान के नौजवान क़यादत के पीछे खड़े होने से गुरेज़ा भी हैं, कतरा रहे हैं, कुछ तो छोड़ के भी जा चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और ख़ास तौर पर अब बच जाने वाली तकरीबन एक पूरी सियासी पार्टी इस कोशिश में है कि वो अपनी साख भी बचा लें, वो अपने चेयरमैन को भी जेल से निकाल लें, और चेयरमैन साहब जो हैं वो भी अपनी सर्वाइवल की जंग भी लड़ रहे हैं, पार्टी की सर्वाइवल की जंग भी लड़ रहे हैं, और बकौल उनके वो मुल्क के मफाद की जंग भी लड़ रहे हैं। और अगर गौर से देखा जाए तो मुल्क की एक बहुत बड़ी आवाम, जो कि रिफ्लेक्ट हुआ प्रीवियस साबिका इलेक्शन में भी कि उनको कसीर तादाद में वोट मिले, वो आवाम भी उनके साथ खड़ी नज़र आती है। और उस आवाम के खड़े होने की एक रीज़न तो ये भी है कि माजी का मौजूदा हुकूमत का बयानिया भी उठा लिया है मौजूदा अपोजिशन PTI ने, जो कि कल तक फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े नज़र आते थे, आज उसके ख़िलाफ़ बयानिया बनाते नज़र आते हैं। जबकि कल तक नवाज शरीफ साहब जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया रखते थे, आज उस बयानिए को छोड़ के उनकी जमात फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, और उनको लगता है कि वो मुल्क को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मुआशी तब्दीली आ रही है, मस्बत इशारे मिल रहे हैं, और मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है। बैरून मुल्क से सरबराहान ममलिकत पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और अरबों डॉलर की हम मुआहदे कर रहे हैं, जबकि इस वक्त की अपोजिशन उन मुआहदों को सबोताज करने के लिए कोशिश है, जो कि मुल्क के किसी भी तरह मफाद में नहीं। जो स्टंट्स हुकूमत कर सकती है, अपनी जितनी कोशिश कर सकती है, जितना मस्बत अपना प्रेजेंटेशन दे सकती है, उसमें उनके कई छोटे छोटे इक़दामात हैं। उनका सोशल मीडिया का सहारा लेना है, डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाना है, सऊदी अरब से मेहमानों का आना है, चीन से मेहमानों का आना है, और एक तासुर के मुल्क को डॉलर्स मिल रहे हैं और डॉलर मिलने जा रहे हैं, मुआशत मजबूत होगी। ये वो तमाम कार हैं, वो तमाम काम हैं जो हुकूमत कर रही है, जबकि अपोजिशन कहती है कि ये तमाम अल्फाज की जादूगरी है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आवाम तो भूख से मर रही है। तो इसी कोशिश में पिछले इलेक्शन के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बार बार एहतजाज कर रही है, बार बार सड़कों पे आ रही है, और उनके रहनुमाओं को जेलों में डाला जा रहा है, उन पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। इस दौरान एक हादसा 9 मई की सूरत में होता है, जिसके नतीजे में उनकी बहुत ज़्यादातर क़यादत इस वक्त जेलों में पड़ी है, उनके बहुत से वर्कर्स भी जेलों में पड़े हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर अभी भी जो एक इम्पैक्ट आया करता था इस मुल्क के में, जब किसी सियासी जमात के बड़े ओहदेदारान को पकड़ लिया जाता था, उनको पाबंद सलासल किया जाता था, तो पीछे वो टेम्पो कायम नहीं रहता था। लेकिन इस दफ़ा हैरान कुन तौर पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ रही, और तमाम जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियों के बावजूद, उनके ऊपर मुकदमों के बावजूद, उनके जेलों में होने के बावजूद, जो बाकी मानदा सियासत उनके जो सियासी रहनुमा हैं वो जितनी कोशिश करते रहे वो इंतहाई कामयाब रही। और ये एहतजाज हैरान कुन तौर पर काफ़ी बड़ा साबित हुआ, जिसकी हुकूमत तवक्को ना कर रही थी। पिछले एहतजाज से हुकूमत को लगता है उनको डैमेज हुआ, इसलिए वो आने वाले किसी भी एहतजाज को इन एडवांस रोकने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस एहतजाज को ये कहकर रोका जाए कि ये एहतजाज मुल्क के मफाद में नहीं है, क्योंकि उन्हीं दिनों में बैरून मुल्क से सरबराहान ममलिकत आ रहे हैं, जिनके साथ हम मुआहदे करेंगे और मुल्क को मुआशी तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर ऐलान कर चुकी है कि वो 15 अक्टूबर को, जी हाँ 15 अक्टूबर को फिर से इस्लामाबाद उतरेंगे, वहाँ पे डी चौक में वो एहतजाज करेंगे, वहाँ वो जुलूस की सूरत में आएंगे, वहाँ धरना देंगे, और जो उनसे बन पड़ा वो करेंगे। और उनका मकसद ये है कि हमारे चेयरमैन को पहले रिलीज़ किया जाए, क्योंकि उनके ख्याल में उनके ऊपर अभी कोई मुकदमा बाकी नहीं रहा। अब इस एहतजाज की सूरत क्या होगी? कुछ सियासी पंडितों का, कुछ तज्जिया निगारों का ख्याल है कि इस दफ़ा का एहतजाज फैसला कुन होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, और शायद ज़्यादा रिटेलिएट करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स, जो कि ख़ास तौर पर KPK से आते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो KPK से एक नौजवान, एक शोला बयां सियासतदान और उनके वज़ीर आला
अली अमीन गंडापुर, जो इस वक्त मुख्तलिफ शकूक व शुबहात की कश्ती में सवार हैं। कभी वो इधर गिरते हैं, कभी वो इधर। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो इधर हैं, कुछ का ख्याल है इधर हैं। कुछ लोग उसे इमरान खान का सिपाही आज भी समझते हैं और उसकी कामयाब हिकमत अमली कहते हैं, जबकि दूसरों का ये ख्याल है कि इस वक्त वो हुकूमत की झोली में जा गिरे हैं और पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इससे विड्रॉ कर लें और इंतज़ार करें आने वाले इलेक्शन का। दोनों सूरतों में सच क्या है ये अवाम नहीं जानती। ये पर्दे के पीछे की बातें हैं, ये कितनी सच हैं और कितनी झूठ ये तो वक्त आने वाला ही बताएगा। लेकिन इस वक्त सियासत में गर्मा गर्मी है, अपोजिशन अपना पूरा जोर लगा रही है और वो ऐलान कर चुके हैं और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को उस दिन इस्लामाबाद लाया जाए। जबकि हुकूमत की कोशिश ये होगी कि आने वाले मेहमानों को इस तरह का कोई तासुर ना मिले या उनके दौरे ख़राब ना हों या कैंसिल ना हों, तो वो पीटीआई को हर तरीके से उसमें वो दफ़ा 144 का नफाज करें, उनके रहनुमाओं से मुज़ाकरात करें, उनको थ्रेट करें, उनको रोकें या उनसे कोई दुहाई दें कि मुल्क की इस तरह की तरक्की की राह में रुकावट मत बने। देखना यह है कि 15 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है, जबकि उसके ठीक 10 दिन बाद 25 अक्टूबर को मौजूदा काबिल एहतराम चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी अपने ओहदे से अलहदा हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और एक सुप्रीम कोर्ट का फुल रेफरेंस जो है कॉल कर लिया गया है उनके एजाज़ में इशाइया देने के लिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल की जो दावत है जो अलविदाई वो तो कबूल कर ली है और सुनने में यह आया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो दावत है, जो उनकी सेरेमनी है, उसके लिए उन्होंने मादरत की है कि इन पैसों को बचाया जाए। जाते हुए एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहते हैं और उनकी कोशिश है कि उनको जाने के बाद मस्बत अल्फाज में याद किया जाए। लेकिन इस मुल्क में ऐसा कोई रिवाज रहा नहीं नाजरीन कि आप किसी को जाने वाले को तमाम का तमाम पाकिस्तान पॉजिटिव ही कहे। अभी तक तो ये हालात हैं, जो जाता है उसे बुरा कहा जाता है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस मुल्क की सबसे आला तरीन अदालत के सबसे आला तरीन जज थे, अभी भी जज हैं, कुछ दिन बाद नहीं रहेंगे और उनकी जगह पे एक नए चीफ जस्टिस आएंगे। इस सारी सूरत हाल में जो सबसे सवालिया निशान है, जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है नाजरीन, जो बड़ी फ़िक्र अंगेज़ है, जो तकलीफ़ देह है कि अगर ये सोच के मुल्क का एक बड़ा तबका उनको अलविदा कह रहा है कि जाने वाले चीफ जस्टिस एक ख़ास सियासी जमात के को फेवर करते थे, तो ये बहुत अफसोसनाक अमल है। इसी तरह अगर आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में भी इस तरह का कोई पॉइंट ऑफ व्यू परवान चढ़ रहा है या मौजूद है इस वक्त लोगों की ज़ुबान पे कि वो भी किसी एक ख़ास सियासी जमात की फेवर हासिल करके आए हैं या उनको फेवर करते हैं या उनकी सोचें उनके साथ ममासलत रखती हैं, तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एक सवालिया निशान है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के ऊपर हमेशा से सवालिया निशान रहे और हम उसमें उसकी जो रेटिंग है उसमें हम बहुत पीछे जाके फॉल करते हैं। और ऐसा मुल्क जिसमें चैरिटी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क हो, जहाँ पे पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन और हज ज़ायरीन पूरी दुनिया से ज़्यादा हों, उस मुल्क में, और जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हो, जिसको पाकिस्तान वो मुल्क जिसको कलमे के नाम पे हासिल किया गया था, दो कौमी नज़रिए के नाम पे हासिल किया गया था, जिसे एक मुसलमान मुल्क होने का एजाज़ हासिल है, जो मुस्लिम दुनिया की सबसे पहली एटमी ताकत है, उसके निज़ाम, उसके अदलिया के निज़ाम का इस दर्जा पीछे जाके फॉल करना, ये एक बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंसाफ ही वो एक ऐसा पैमाना है जिसके ऊपर हुकूमतें, जिसके ऊपर कौमें तरक्की करती हैं, और शायद यही वजह है कि हम अपनी तरक्की की मनाजिल उस तरह से तय नहीं कर पा रहे कि हमारा जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, जो हमारा अदल का निज़ाम है, वो हमेशा से ही मजबूत को सहारा देता रहा है और कमज़ोर को दबाता रहा है। मजबूत के लिए कोई और रहा है और कमज़ोर के लिए कुछ और रहा है। मजबूत को फैसिलिटेट करता रहा है, कमज़ोर को उसके हकूक़ से महरूम करता रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है। हर आने वाले चीफ जस्टिस ने ये कोशिश की और ये बयानिया, ये नैरेटिव एस्टैब्लिश किया कि चूँकि अब मैं आ गया हूँ तो इस निज़ाम को ठीक करूँगा
اور اس نام کو بھی ٹھیک کروں گا۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ملک میں 80 سال کی آزادی کے بعد بھی ابھی بھی ہم اپنے عدل کے نظام کو اس عدل کے نظام تک نہیں لے کے جا سکے جو کہ حضرت عمر فاروق کے دور کا عدل تھا، جو اسلامی ریاست کا عدل تھا، اس کے کہیں ہم قریب بھی نہیں جا سکے۔ اور غیر مسلم طاقتیں، غیر مسلم ممالک جہاں پہ انہوں نے ہمارے قوانین کو، ہمارے انصاف کے نظام کو، ہمارے آباء و اجداد کے انصاف کے نظام کو فالو کیا، وہ آج خوشحال قومیں ہیں اور ان کا نام ہے، ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین، آن دا ہول اگر دیکھا جائے تو ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ اس وقت جس تنزلی کا شکار ہے، اس کو یہاں روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اس سے ایک قدم بھی آگے جاتے ہیں تو خدا نخواستہ ہمیں ایسے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جہاں سے واپسی کا رستہ ہی ممکن نہ ہو۔ ہم مزید کسی حادثے کے کو سامنا نہیں کر سکے، ہم کسی ایک مزید حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ماضی میں جو کھو دیا وہ بھی کھونے کا نہیں تھا، وہ ہمارے آباء و اجداد کی محنتوں کا حاصل تھا، اور جو ہم نے کھو دیا اس کا رنج ابھی ہمارے دلوں سے گیا نہیں۔ تو اس سے پہلے خدا نخواستہ ہم کسی اور حادثے کا سامنا کریں، ہمارے ملک کے بڑوں سے یہ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اپنی پالیسیز کو ایک دفعہ پھر سوچئے۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، ایک دن ہم سب نے یہاں سے جانا ہے، پیچھے رہ جائیں گے ہمارے اعمال، وہ کام جو ہمیں یاد کرے گی دنیا۔ اور سوچئے دنیا کن لوگوں کو اس وقت یاد کر رہی ہے، انہی لوگوں کو یاد کرتی ہے جو انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ اچھا کر کے گئے ہیں۔ آج لوگ ان کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، ورنہ اربوں خربوں لوگ اس وقت قبروں میں لیٹے ہیں جن کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو موقع دیتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا بڑا موقع کسی کی جھولی میں ڈال دے تو اس بڑے کو چاہیے کہ اس اللہ تعالیٰ کی دین کا مان رکھے، اپنے ملک و قوم کا مان رکھے، تاکہ آنے والی نسلیں اس نیکی کو یاد رکھیں۔ ناظرین، ہم کسی ایک شخص کی بات نہیں کرتے، ہر وہ فرد جو اوپر بیٹھا ہے اقتدار کے ایوانوں میں، اور جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اور جو کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، کاش وہ آج ہی کوئی ایسا سٹیپ لے کے چلا جائے جس سے ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے اور ہم مستقبل قریب میں عزت کے ساتھ، قوموں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ترقی کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری دعا ہے کہ یہ ملک دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور اس میں جتنے مسائل ہیں وہ ذات باری تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے اور اس ملک کی عوام کی مثبت سوچ سے ٹھیک کر دیں۔ ہمیں ایسی قیادت نصیب ہو، ایسی قیادت، ایسی مثبت قیادت، ایسی سچی قیادت جو واقعتاً اس ملک کو عظیم ملک بنا دے۔ ہمیں اس کے منتظر بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔